हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू बाय अ शॉपकीपर। कि ये इन्फॉर्मेशन शॉपकीपर से हमें मिला है। कैश, सन्डी डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सन्डी क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो बेटा ये तो आपका कैश तो आपके लिए एसेट्स है, सन्डी डेटर आपके लिए एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है, क्रेडिटर आपके लिए लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल भी। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 2500 पर मंथ फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कि जी इन्होंने 2500 रुपये विड्रॉ किए हैं पर मंथ डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, और अपने दोस्त से भी कर्ज लिया है 9% का। अ सम ऑफ रुपीज़, ये जो कर्ज लिया 9% का, अ सम ऑफ रुपीज़ 20,000, और ये कर्ज अक्टूबर में लिया है। तो बेटा ये जो कर्ज है अक्टूबर में लिया और ये इन्फॉर्मेशन अप्रैल 2018 की है। तो 18 के बाद वाल ये जो है ना, ये स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग कैपिटल के लिए। तो इस लोन का इफेक्ट इसमें क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा ये सिर्फ अप्रैल तक की इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये लोन नहीं आएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 31 मार्च की और लोन लिया गया तो अक्टूबर 2018 में, यानी उसके बाद की इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इसके अंदर ये लोन क्लोजिंग में ये लोन हमें दिखाना पड़ेगा। भाई लोन आपने अक्टूबर में लिया, आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो आगे बढ़ते बढ़ते 2019 में भी तो रहेगा ना ये लोन। आपने कोई पेमेंट नहीं किया है इसका, उससे पहले इसलिए नहीं क्योंकि आपने लोन तो लिया ही नहीं था उससे पहले। उसके बाद ये कहते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट अब तक हमने पे भी नहीं किया है, और 5% डेटर पे प्रोविजन भी बनाना है। ठीक है सर। असेट इन द प्रॉफिट और लॉस हिम बाय ड्यूरिंग द पीरियड। तो चलिए पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं सबसे पहले। आइए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे और लॉस लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद जो हमारा आंसर आता है या तो प्रॉफिट या लॉस में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्लोजिंग कैपिटल है? सर अभी तो नहीं है क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग से क्या? हाँ जी, ड्राइंग से 2500 पर मंथ के हिसाब से हमारे पास ड्राइंग है, ये ड्राइंग है। और ये वैल्यू होती है आपकी 3000, 30,000, 30,000। एडिशनल कैपिटल का कोई जिक्र है क्या सर? नहीं सर, एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, तो इस लाइन की हमें कोई सख्त ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल ये भी मिसिंग है, इसे भी फाइंड आउट करना है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे आएंगे अप्रैल 2018, और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग बनाएंगे 31 मार्च की। एक बनाएंगे बेटा 31 मार्च। 31 मार्च 2019 की, 31 मार्च 2019, और एक बनाएंगे अप्रैल 2018 के। सबसे पहले हम आते हैं जो जो एसेट्स गिवन है। तो हमारे पास गिवन है बेटा कैश, तो हमने कैश लिख दिया यहाँ पे। एक वैल्यू है सन्डे डेटर्स की, सेकंड वैल्यू है स्टॉक की, एक है बेटा फर्नीचर, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अब वैल्यू लिखते हैं। कैश हमारे पास 6000 है, सन्डे डेटर 68,000। कैश है बेटा 6000, ये है जी 68,000। स्टॉक है हमारे पास 59,000। फर्नीचर है 15,000, और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल है 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000, बिल्स पेबल है बेटा
15,000। इसको हम टोटल करेंगे, इसके बाद इसका बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ से हम कैपिटल निकाल सकते हैं। ये कैपिटल आ जाएगा हमारा, इसे टोटल करके जब बैलेंस कर लेंगे तो 1,48,000 कर लो बेटा। आप लोग भी बताओ टोटल करके। 1,48,000। तो ये आया जी 1,48,000। यहाँ पे लिखा 1,48,000 और उसमें से इन दोनों वैल्यू को हटा दिया जो कि 35,000 की है। 1,30 13 ओनली। अच्छा 1,13,000। अब ये ओपनिंग कैपिटल है आपका, क्योंकि 2018 का है, तो इसे ओपनिंग वाली उसमें जाके लिख लेंगे। यहाँ पे 1,13,000 आ गया जी। इसी तरीके से हम क्लोजिंग कैपिटल पे जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल में भी हमारे पास एसेट्स ही है, ये सिर्फ डेटर में प्रोविज़न है हमारे पास, वो ध्यान रखना है। डेटर में हमारे पास एक प्रोविज़न है, तो हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। कैश, कैश की वैल्यू 7,000, डेटर की वैल्यू 64,000। कैश की वैल्यू है 7,000, डेटर की वैल्यू है सर 64,000। अच्छा जी, स्टॉक की वैल्यू है 87,000, लेकिन इसमें से हमें पहले माइनस करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जिसके बारे में बताया कि बेटा वो 5% का है, तो 5% आप इस डेटर को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखें, इसमें एडजस्टमेंट है हमारे पास। तो 64 में से 5% आप माइनस कर दीजिए, 3,200। तो ये आया जी आपका 3,200। इसे माइनस करके यहाँ लिख लीजिए, कितना आ रहा है बोलो? 60,800। इसके बाद हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की है बेटा? स्टॉक है, और एक है हमारे पास फर्नीचर। तो स्टॉक की वैल्यू अगर मैं चेक करूं, स्टॉक है 87,000, फर्नीचर है 13,500। स्टॉक है 87,000, फर्नीचर है 13,500, सन्ड्री क्रेडिटर 18,000 और बिल्स पेबल है यहाँ पे। तो एक सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ से उठा लेते हैं और बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर जो है बेटा 18,000, बिल्स पेबल है 11,000। ये है जी 18,000 और ये वाली वैल्यू है 11,000 की जी। और इसमें एक चीज़ और है, वो है हमारा लोन। ठीक है बेटा, ये लोन अक्टूबर में लिया गया था, उस लोन की वैल्यू थी 20,000 रुपये, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। या आप इसको अंदर लिख लें यहाँ पे, और इसमें ऐड करिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारे पास है 9% के हिसाब से। तो बेटा 20,000 का आपको निकालना है 9%। अक्टूबर से निकालना है ये, मार्च तक। तो कितने महीने होते हैं? 6 महीने। कितना आ रहा है बेटा ये? 900 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो बताना ज़रा। तो ये हो गया जी 20,900 रुपये इसकी टोटल वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आ गया जी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब इसे टोटल करके आप यहाँ पे कैपिटल निकाल सकते हैं। हम्म, कहाँ था वो क्वेश्चन, कौन सा था? यही है तो यहाँ पे इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन।
225 रुपये का है। चलिए इसको टोटल कर लीजिए और बताइए कितना आ रहा है। बताइए बेटा कितना आ रहा है एसेट साइड। सही आ रही है सबका, ये आ रहा है 168,200। तो यहाँ पे लिखेंगे 168,200 और उसमें से ये माइनस करके आप कैपिटल निकाल लीजिए। तो ये माइनस करेंगे 18 और 10 28 और एक 19,000 अब 20 39,900 है ये, है ना। तो ये है 168,200 और ये 30 है। 7 5 12 8 20 5 8 5 13 300 होगा हाँ। तो ये 3 और ये कितना है 39,000। 49,000 49,900 माइनस करें इसे ज़रा बेटा। 1,18,400। यहाँ आया जी 1,18,400। अब इसी 1,18,400 को मैं यहाँ लिख दूंगा 1,18,400। अब इसे हम बैलेंस निकाल लेते हैं जी। 1,18,400 में से इसे बैलेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको हम माइनस कर देंगे। 1,18 में से 1,13 गया तो बचा 5,000। तो 5,000 30 में जोड़ देंगे तो 35,400 और इसे आप बोलेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बताइए जी समझ में आ गई बात। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। कि विकास जो है वो अपने अकाउंटिंग जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में करता है, इसका मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इनके पास। हिज कैपिटल 31 दिसंबर 2015। देखो बेटा ध्यान से समझना, इसका कैपिटल आपको दे दिया है रुपीज़ 2,50,000। इज कैपिटल, उसका कैपिटल कितना है 2,50,000 31 दिसंबर का दिया। फिर एक कैपिटल और कहते हैं 2016 में, तो दो कैपिटल देती है। अगर आपको ये दो कैपिटल दे दिए तो मतलब एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल है। ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर गिव अ लोन। तो ड्यूरिंग द ईयर में इन्होंने लोन दिया टू हिज ब्रदर ऑन अ प्राइवेट अकाउंट। मतलब अब कंपनी से लोन नहीं दे रहे किसी को, अपने पॉकेट से दे रहे हैं। और ये पॉकेट से तब दे रहे हैं जब ये बिजनेस से पैसे निकाल के लोन दे रहे हैं भाई को। पहले बिजनेस से पैसे निकाले, उसके बाद क्या किया इसने, लोन दे दिया भाई को। तो ये बिजनेस से पैसे निकालना मतलब ड्राइंग है। फर्दर 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पसेस। ठीक है जी। बाद में इन्होंने कितने पैसे निकाले, 1,000 पर मंथ निकाला है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। ही यूज अ फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पस। भाई ये रेंट दे रहे हैं, किसका रेंट दे रहे हैं, जिस फ्लैट में ये रहते हैं उसका रेंट दे रहे हैं 1,800 पर मंथ। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहा है ऑन एन एवरेज वहीं का 10% आ रहा है। और ये सारे पैसे कहाँ से जा रहे हैं, बिजनेस अकाउंट से जा रहे हैं। मतलब भाई को लोन भी बिजनेस के पैसे से दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्या रही, प्राइवेट मतलब अपना पैसा निकाला फिर दे दिया, फिर आपने निकाला। तो ये सारे पॉइंट्स ना बेटा ये ड्राइंग्स है आपकी, क्या है सारी चीज़ें। फिर आगे इन्होंने लिखा कि भाई 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 50,000 1% प्रीमियम। देखो जो प्रीमियम वर्ड है ना यहाँ पे, इसका मतलब है 1% प्रॉफिट पे बेचा। ये प्रीमियम जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट को कहते हैं। तो 50,000 की चीज़ को 1% के प्रॉफिट पे बेचेंगे। 50,000 की चीज़ थी, 1% आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये 50,500 हो जाएगा। सही है जी। तो 50,000
₹500 में आपने एक गवर्नमेंट बॉन्ड, ये पूरा का पूरा एक नेम है, ये 7% से कोई मतलब नहीं है, 7% इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे उस नाम में कुछ आगे पीछे लग जाए, जैसे आपका कोई नाम है, ठीक है, और आपके नाम में आमिर अली लगा हुआ है, किसी का आमिर शेख लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो एक पूरा पूरा प्रॉपर नाम है ना, वैसे ये ना, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड का एक नाम है। बॉन्ड एक क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है ये, जैसे आजकल आप देखो ना, लोग ना क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं, है ना, तो मतलब वो खरीद लिया फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। और तो आपने कितने का खरीदा था, 50,000 का, जब इसे आपने बेचा तो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, 1% पे, तो ये चीज़ कितने की बिकी, 50,500। फिर क्या करा आपने, इस पैसे को लेकर आए और उस पैसे को कहाँ डाल दिया, बिजनेस में। तो ये पैसा जो आपने बिजनेस में बाद में डाल दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। क्लियर है। तो आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखा है, तो मसला ये नहीं, मसला ये सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में है ड्राइंग को कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात, क्या कैलकुलेट करना, ड्राइंग्स को। तो आइए फॉर्मेट बना लीजिए, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आइए जी, तो हम आते हैं क्वेश्चन में 14 में, क्लोजिंग कैपिटल ऐड करके फिर ड्राइंग इसमें ऐड करना है, ओपनिंग कैपिटल, और इस बार एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। तो बच्चा पढ़ी, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है क्या, हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 4,25,000। बेटा इस बात का बड़ा ख्याल रखना है आपको कि गलती ना कर दें आप। 4,25,000 क्लोजिंग है, 2016 है, 2015 का जो वैल्यू है वो 2,50,000 है। तो 4,25,000 रुपये आप यहाँ क्लोजिंग में डालेंगे, क्लोजिंग में डालेंगे 4,25,000, और सर ओपनिंग में डालेंगे 2,50,000। ओपनिंग में आएगा सर 2,50,000। अब एडिशनल कैपिटल के बारे में क्वेश्चन ने आपको बताया ही था कि 50,000 है प्लस 1% है, तो ये आ गया जी 50,500। अब आइए सर ड्राइंग की बारी बात करते हैं, ड्राइंग कैसे। तो ड्राइंग में एक तो इन्होंने कैश विड्रॉ फॉर, एक कैश विड्रॉ करके अपने इन्होंने लोन दिया था, तो एक ड्राइंग था ये लोन टू ब्रदर्स, जो अपने भाई को इसने लोन दिया, और ये लोन का अमाउंट कितना था सर, 10 है। फिर कैश विड्रॉ किया इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, एक बार देखो तो बेटा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कितना विड्रॉ किया, पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया इन्होंने 1,000 रुपये पर मंथ। तो ये जी आया 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो ये आ गया जी 12,000 रुपीज़। फिर इन्होंने उसके बाद रेंट दिया 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो रेंट दिया है बेटा 1,800 रुपये पर मंथ, रेंट, रेंट ऑफ रेजिडेंस, जहाँ ये रह रहे थे उसका दिया, और ये दिया 1,800 के हिसाब से 12 करके, यही है ना, कितना आया जी, 21,600 रुपये। फिर इन्होंने बिजली का बिल दिया है 10% जितना रेंट था, रेंट के बराबर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10%, हर महीने का 10% था, 1,800 का 10%, तो सीधा 12 महीने का जो भी वैल्यू उसी को ले लेते हम लोग। 21,600 का कितना परसेंट, 10%, ये आ जाएगा जी 2,160 रुपये। और कुछ है कि नहीं है सर, और तो कोई ड्राइंग नहीं है, बस बेटा इसी को हमें टोटल करना है और ये बता देना है। बताइए सर कितना हो गया ये, 65,000, हाँ जी, 65,760। चेक कर लेना बेटा आप लोग सभी, उसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे मत नोट कर लेना, पहले चेक करना। 65,760 सही है, 65,760, इसको हम ड्राइंग में लिख देंगे यहाँ पे, ये ड्राइंग में आ जाएगा सर 65,760। उसके बाद आप प्रॉफिट निकालेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए।
ये नोट कर लिया। अब यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या आया। 1,90,260 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर चुके सब लोग। 15 एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ आदित्य अ रिटेलर हैज़ नॉट मेंटेन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा आदित्य जो है ना बेटा, उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। तो उनसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिला लास्ट ईयर का, इन्होंने बताया कि ये मेरे पास था और इस ईयर में ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो लास्ट ईयर बोले तो इससे हमें मालूम चलेगा ओपनिंग कैपिटल, और इससे हमें मालूम चलेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो ट्रेड क्रेडिटर से हमारे पास, इसका मतलब ये लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम नरेश है तो ये लाइबिलिटी है। स्टॉक एसेट्स है कैश इन हैंड, एसेट्स है शॉप फिटिंग्स, एसेट्स है ट्रेड डेटर्स, एसेट्स है बैंक बैलेंस, एसेट्स है। तो दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। उसके बाद कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, और आपको प्रॉफिट पता करना है इसके लिए, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ठीक है सर। और आगे लिखा है शॉप फिटिंग्स कह रहे हैं डेप्रिशिएट होगा 780। तो शॉप फिटिंग डेप्रिशिएट तो आप एडजस्टमेंट्स करेंगे, कौन से वाले में करेंगे बेटा, दिस ईयर वाले में, क्लोजिंग कैपिटल जिसमें निकल रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आदित्य हैज ड्रॉन 100 पर वीक फॉर हिज ऑन यूज, कि हर हफ्ते वो 100 रुपये निकालता है, तो पूरे साल में कितना निकाल लिया उसे। वेरी गुड। 52 हफ्ते होते हैं बेटा, 52 हफ्ते होते हैं पूरे साल में। ठीक है। हर हफ्ते अगर निकालना है, पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं। तो 5200 निकाल लिए होंगे। फिर डेटर के बारे में बोलता है कि इरिकवरेबल है। इसका मतलब ये इरिकवर का मतलब है कि ये क्या है बेटा, बैड डेट्स है। क्या है ये, बैड डेट्स है। आगे कहते हैं कि इंटरेस्ट 5% डी ऑन लोन, जो लोन है ना हमारा, उस पर हमें 5% का इंटरेस्ट देना है, पूरे साल का देना है, हमने दिया ही नहीं है। तो ये भी आपका एडजस्टमेंट है। तो ये खुद से कोशिश करो, पहले बनाओ जल्दी। हाँ जी। नहीं, बना लिया बेटा। ये बन चुका आप लोगों का। कुछ बना अभी तक, तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो मैं यहाँ पे आपको, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये वाला चेक कर लो आपने ऐसे ही बनाया कि नहीं, एक बार देख लेना। स्टॉक, कैश इन हैंड, शॉप फिटिंग्स, डेप्रिसिएशन माइनस करा, डेटर्स लेके बेड डेट्स माइनस करा, और बैंक बैलेंस। फिर ट्रेड क्रेडिटर, लोन फ्रॉम नरेश, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसको आप ऐड करके भी दिखा सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो। और ट्रेड क्रेडिटर क्या चीज़, 2500 कैसे आ जाएगा, 5%, 5,000 का बेटा, वो तो 50% होता है 2500। 5% तो 250 रुपये होगा। हम्म। पूरे साल का निकलेगा बेटा, ये ध्यान रखना। 5,000 का 5%, 250। मैच कर लीजिए। सही है बिल्कुल आपका ये। जहाँ पे गलत है उसको रेक्टिफाई करो। अच्छा जी। उसके बाद आप ये वाला बैलेंस शीट में ला लीजिए, प्रीवियस ईयर वाला, लास्ट ईयर जिसे कह रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर। एक बार इसको देख लीजिए, सही है ये, कर गया मैच। अब इनका कैपिटल हमने उठा के यहाँ रख दिया, इसको चेक करो ज़रा। क्लोजिंग कैपिटल ये है 52, 52 वीक्स था तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला। ओपनिंग कैपिटल ये, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये आ गया जी आपका, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा,
15th। कोई डाउट है किसी तरीके का इसमें? ये लोन वाला समझ में आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन? ठीक है जी। हाँ जी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। उसके बाद ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। इसमें एसेट्स ये 23 में दे रखा है। एसेट्स ये है फर्नीचर, ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं। संडे डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और ये कुछ लाइबिलिटीज़ वो लिस्ट बना के दी है। यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की वैल्यू नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि ओपनिंग का बिल्डिंग दे दिया है और नीचे इसका डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो क्या आएगा बिल्डिंग का वैल्यू, लेस करके बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्लोजिंग की। फिर कहते हैं 1 जून को 2003 में एडिशनल कैपिटल कितने का लगाया बेटा? 40,000। प्रोप्राइटर हैज़ विड्रॉन कितना? 2500 पर मंथ। ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2000 इसके, एंड फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय सार्थक। चलिए बना के दिखाइए तो ज़रा फटाफट। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। बनाइए ज़रा, पहले फॉर्मेट बनाइए। पहले कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए ज़रा। ठीक है, बनाइए इसको। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक पेज पे सामने रख दी है। पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलो अब मैं बनाता हूँ ज़रा। ये बनाऊँ या आपने बना लिया? चलो मैं, सब लोग सॉल्व कर लें तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ। स्टेटमेंट बना देता हूँ बस। बेटा बताइए, ड्राइंग इसमें 2500 पर मंथ है बेटा। तो ड्राइंग की बात करें 2500 पर मंथ कितना आया सर? ये 30,000 आ गया जी। और एडिशनल कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 40,000 रुपये एडिशनल कैपिटल है सर। ये दो दे रखा है, बाकी आपको स्टेटमेंट से बनाना था तो आप लोगों ने बना लिया। क्लोजिंग कितना आया? 4,32,600। ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 3,14,500। अब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, बताइए कितना आ रहा है? 1,08,100। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? और ये बेटा परसों के पेपर में सीए फाउंडेशन में आया था। अब मेरे यहाँ पे, और आपने खुद बना लिया इसको, समझ में आया? उसमें भी इजी आता है, ऐसी बात नहीं कि इजी नहीं आता। और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अरे तुम नहीं सुधरोगे नहीं। दो लाइनें आ जाएंगी तुम्हें, हवा में उड़ने लगते हो नालायक। फिर भाई, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे पास भी थे। और जब उसकी बुक उठाते हैं ना सीए में, इससे भी बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा, 1.5 घंटे भी लग जाते हैं कई बार सीखने के टाइम पे। लेकिन उसके बावजूद भी एग्ज़ाम में इजी भी आते हैं, जिसमें आपका क्लास 11th के कॉन्सेप्ट याद होने ज़रूरी। भूल जाते हैं तो वहाँ पे जाके दिक्कत होती है। ये मैंने इसलिए आपको करवाया कि आपको मालूम रहे। चलिए, तो ये इतनी बातें हो गई हमारी।
अब आते हैं हम लोग कि सिंगल एंट्री में, कि कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी समझ लें क्योंकि चैप्टर एंड हो गया और एग्जाम में आ जाता है बेटा। सबसे पहले कि भाई आप इसकी डेफिनेशन के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, मैंने लिखवा भी दिया था कि जहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे जो मेन चीज़ है, एडवांटेजेस की अगर बात करी जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं सिंगल एंट्री के, तो यार छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही है। वो अकाउंटेंट नहीं रख सकते, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो छोटे मोटे अकाउंट बिजनेसेस जितने भी हैं वो अपना इस तरीके से प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं वो लोग। तो एक तो ये सिंपल होता है बेटा उनके लिए, लेस एक्सपेंसिव क्योंकि यहाँ पे उनको एक अकाउंटेंट हायर नहीं करना पड़ता। सुटेबल किसके लिए होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। और इसमें ना आपको बहुत डेप्थ नॉलेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जाइए साल के एंड में आप सारे अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड निकालिए और आपका प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि सबसे पहले कि आपने अर्थमेटिकली एक्यूरेसी इसमें नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सही प्रॉफिट लॉस है कि नहीं, क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस है। सही प्रॉफिट लॉस तो आप सही मायने में जब आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तभी मालूम चलेगा। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहेंगे, एक एक चीज़ों की रिकॉर्ड रहेगी, तो उस पर आपको पता रहेगा कितना एसेट्स मेरे पास आया, कब कब कौन सा एसेट्स आया। तो आपका एसेट्स पे भी कंट्रोल नहीं है अगर रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपके पास प्लांट फर्नीचर पर जब आपने खरीदा उसको लिखा ही नहीं गई, तो दो फर्नीचर गायब भी हो जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा। आप तो साल के एंड में जाके चेक करो ना मेरे पास कितने गए, जब खरीदा तब तो लिखा ही नहीं था आपने। तो आपके एसेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है जी। सही प्रॉफिट लॉस, इससे सिंगल एंट्री से करेक्ट प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस निकलता है। सही फाइनेंशियल पोजीशन मालूम नहीं चलता, बैलेंस शीट सही नहीं बनती क्योंकि वहां पे जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कैपिटल मान के चल रहे हैं। सही मायने में तो जब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जब क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं दोनों साइड इक्वल होता है तब हम मान के चलते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशंस को भी सही पता करना, वो भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पता करते हैं। आप एसेट्स लाइबिलिटीज कुछ मालूम करा, एंड में जो है उसी को आप मान लेते हैं यही मेरे फाइनेंशियल पोजीशन है। इंटरनल चेक नहीं हो पाता। इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है कि आपने कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या सामान खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि सही है। आप लिख ही नहीं रहे हो तो पूरे साल क्या हुआ आपके बिजनेसेस में आपको मालूम चलेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम है इसकी। डबल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब यहाँ आइए, ये आपको पढ़ना, ये मेन है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का डिफरेंस। ये मैं आपको समझा देता हूँ, इस पे आपको ध्यान देना है। भाई बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशंस मालूम करना होता है और दोनों साइड उसमें इक्वल आता है। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाना मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का ऑब्जेक्टिव मेन है कि हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। यही डिफरेंस आ रहा है। वहां पे फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, कैपिटल कैलकुलेट करना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैपिटल कितना है। ठीक है जी। बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, अंडर दी डबल एंट्री सिस्टम। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाते हैं बेटा, अंडर दी सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी। अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं तो ये क्या है कि इसमें प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट। हमारे पास लेजर बैलेंसेस गिवन होते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, उस ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस के हिसाब से ही हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। जबकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने एक एस्टिमेशन वैल्यू निकाल रखी होती है अपने एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, और उसके बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। कोई रिकॉर्ड तो है नहीं हमारे पास। तो ये तो क्या है कि भाई आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू अपने एसेट्स का निकाला, उसके बेसिस पे आप बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदे ने ना सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट बनाया और एक बंदे ने डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया था, तो बताओ आपको ज्यादा भरोसा किस पे होगा। तो रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा रिलायबल किस पे होंगे, आप बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन पे जो डबल एंट्री सिस्टम से बना है उस पे ज़्यादा आप रिलायबल होंगे, जबकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम से बना है उस पे आप रिलायबल नहीं होंगे। ठीक है जी। इसमें ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत होती है बैलेंस शीट बनाने से पहले, लेकिन इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहाँ मालूम चलता है, कहाँ पे सही टोटल आ जाता, तो हम आपको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि टोटल बैलेंस शीट मैच हो गया तो हम समझ गए अब सब कुछ सही हो गया हमारा।
तो वो तो बैलेंस शीट से ही मालूम चलेगा ना सर, इसमें से तो पता ही नहीं चलने वाला आपको। समझ में आ गई बात? तो इसको मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ, मुझे बताओ आपके हिसाब से किस पे ज़्यादा आप रिलायबल होंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे या बैलेंस शीट पे? बैलेंस शीट से। कौन सी चीज़ सिंगल एंट्री के थ्रू बनती है, कौन सी चीज़ डबल एंट्री से बनती है? बैलेंस शीट बनती है। समझ में आया किसके लिए ट्रायल बैलेंस ज़रूरी है? बैलेंस शीट के लिए। और ट्रायल बैलेंस नहीं ज़रूरी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। समझ में आ गई बात? बस भाई इतना ही था आज के लिए।